आज मैं उपस्थित हूँ पटना के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री रितेश आनंद जी के साथ। रितेश आनंद जी, स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल पे। जी नमस्कार। अ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जी आपने कई सोशल ऑडिट किया है, जी सरकारी ऑडिट भी आपने किया है। अ, इससे कुछ बिहार की वर्तमान परिस्थितियों पे आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। जी अ, बिहार में पिछले 30 सालों से क्या विकास हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास की जो परिभाषा है वो अगर हम देखें तो सर्वांगीण विकास को ही विकास कहते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो विकास के दौर में पिछड़ रहा है। विकास की जो परिभाषा है उसके हिसाब से अगर बिजली और सड़क को विकास कहते हैं तो उसमें शायद थोड़ा काम हुआ है पिछले 15 सालों में। जो लालू जी के समय का वक्त था और उसके बाद जो विजिबल डिफरेंस है, लेकिन अगर देश और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग पिछड़े हैं, अविकसित हैं और विकास नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तब आपकी प्रतिरोध क्षमता से पता चलता है आप कितने विकसित हैं। बारिश होती है, पटना बाढ़ में डूब जाता है। कोविड आता है और बिहार में अस्त व्यस्त स्वास्थ्य के हालात एकदम विजिबल हो जाते हैं जो अन्य राज्यों में नहीं है। बिहार भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन शायद अब लोग इसे विश्व में बिहार को भारत का लीबिया कहने लगे हैं। एक बात और है, चाहे कोविड का समय हो या सामान्य दिन, बिहार में ग्रामीण स्तर पे खर्च करने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की ओर से होती हैं, जी लेकिन जब गांव की स्थिति को देखा जाए तो वहाँ कहीं विकास दिखाई नहीं देता है। आपने सोशल ऑडिट भी किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पंचायत में क्या सही से लोगों तक योजनाएं पहुंच पाती हैं? देखिए, गांवों में जो स्कीम्स हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, केंद्र का पैसा है, राज्य का पैसा है, उस रूप में पैसे बहुत जाते हैं। जैसे आप अगर ग्रामीण विकास विभाग को देखिए, पंचायती राज विभाग को देखिए, तो उनके स्कीम्स के द्वारा पैसे जाते हैं, स्कीम्स चलता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम जो है इस तरीके से बंधा हुआ, बटा हुआ है कि पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाता है। और इसीलिए इसको सीधा सीधा कहा जाए तो भ्रष्टाचार की जंजीरों से पूरा चीज जकड़ा हुआ है। इसलिए उसका सही उपयोग और वो परिलक्षित नहीं हो पाता है विकास के रूप में गांव में। आप पंचायती राज योजना को देख लीजिए या बाकी योजनाओं को देख लीजिए, उसमें जो पैसा केंद्र से चलता है, जो पैसा राज्य से चलता है, वो जब पंचायत के स्तर पे पहुंचता है, उसके बीच में कितने अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, पता नहीं कितने लोग हैं, कितने पदाधिकारी हैं, क्या सिस्टम है। हालांकि सब कुछ कहने के लिए ऑनलाइन है, लेकिन जब ये चीज़ें की हकीकत अगर उनकी ज़मीन पे जाकर देखी जाए तो बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार है और जो बहुत तरीके से परिलक्षित होता है। अभी तो हाल में देखने को मिला, एक आरएफपी हमने देखा है। उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अब ऑडिट के नाम पे भी बिहार में मजाक हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, हर चीज जो है वो पूरे सिस्टम का हिस्सा बन के रह गया है। हर संस्थान को, हर संस्था की जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, उसको बिहार में ध्वस्त कर दिया गया है। चाहे वो विजिलेंस हो, ऑडिट हो या जनता के पैसे की रक्षा या सुरक्षा के लिए लगाए गए अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा, हर संस्था की पवित्रता, हर संस्था में निहित शक्ति को भ्रष्टाचार के प्रहार से ध्वस्त कर दिया गया है। तो ऑडिट भी शायद एक औपचारिकता बन के रह जाती है।
जब ऑडिटर को आरएफपी देना पड़े, ये शायद बिहार पहला राज्य है जहां ऑडिटर को भी आरएफपी देना पड़ता हो, तो ये तो यही बिहार पहला राज्य नहीं है। ऑडिटर और भी जगहों पे शायद ऐसा हो रहा है, जैसा मेरी जानकारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता या अधिकारी ये समझें कि ऑडिट है क्या। ऑडिट है इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, यानी स्वतंत्र रूप से आप वित्तीय नियमों, अनियमितताओं, वित्तीय ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपने विचार रखते हैं, जिसके बाद की सीएजी और अधिकारी और उसको देखते हैं और उसके हिसाब से जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाते हैं। तो ऑडिटर जो होता है वो किसी भी अन्य सेवा से अलग तरह की सेवा है, लेकिन इसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर और टेंडर का पार्ट बना दिया है। अब ऑडिटर यहाँ ऑडिटर नहीं रहे, ठेकेदार हो चुके हैं। तो ठेकेदार जो है वो वही कर सकता है जो उसके बस में हो, वो एक स्वतंत्र ओपिनियन नहीं दे सकता है। ऑडिटर के बारे में कहा जाता है ऑडिटर वॉच डॉग होता है, लेकिन जब सरकार के द्वारा वॉच डॉग को भी नियंत्रित किया जाएगा तो इंडिपेंडेंट ऑडिट कहाँ रहा? नहीं, अब कोई वॉच डॉग नहीं रहा। और ऑडिट कहना भी गलत है। जब जिसकी ऑडिट होनी है, अगर वही ऑडिटर अपॉइंट करे, अगर मान लीजिए इसको क्राइम के रिस्पेक्ट में देखें कि जो अपराधी है, ठीक है, उसको ही ये अधिकार दिया जाए कि आप पुलिस इंस्पेक्टर का चयन कीजिए, तो फिर अपराधी कैसे ऑडिटर का चयन करेगा? या अगर किसी भी इंस्पेक्टर का चयन करेगा तो क्या वो इंस्पेक्टर स्वतंत्र रूप से उस अपराधी के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकता है? उसकी सैलरी भी वही दे रहा है। अगर तो बिहार में क्या और भी राज्यों में ऐसा हो रहा होगा कि ऑडिट की संस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स केवल एक फॉर्मेलिटी है, जो ऑडिटी है वही ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, वही उसके परफॉर्मेंस को जज कर रहा है। अजीब अजीब तरह के टेंडर और आरएफपीज आ रहे हैं और कंडीशंस बनाए जा रहे हैं, तो ये पूरी संस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये सिर्फ औपचारिकता रह गई है। बिहार का विकास जो देखा जाता है वो सिवाय कंस्ट्रक्शन में छोड़कर कहीं दिखता नहीं है। तो क्या ये भ्रष्टाचार के रूप में ही तो नहीं है? बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही सिस्टमेटिकली चूज किया हुआ विकास है, जहाँ की जो सॉफ्ट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको इग्नोर किया गया है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है, जैसे सड़क है, जैसे पुल है, जैसे बिल्डिंग है, ये सब जो दिखता है उसके ऊपर ज़्यादा खर्च किया गया, क्योंकि इसमें जो जितना ज़्यादा खर्च होता है पार्टी फंड में पैसा उतना ही पहुँचता है। ये बहुत ही क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बिहार का बच्चा भी ये जानता होगा। ये सब भ्रष्टाचार की बातें किसी से छुपी नहीं है। और अब भ्रष्टाचार लोगों के लिए शर्मनाक नहीं रहा, क्योंकि जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग और उनका रवैया जो मीडिया में दिख रहा है, अफजल अमानुल्लाह जैसे पुराने आईएएस ऑफिसर ने खुल के कहा है कि क्या हुआ है, तो फिर और बिहार की ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है, तो आज यही होगा कि जो लोग मर रहे हैं उनको 2000 करोड़ का जो म्यूजियम बेली रोड में बना है उसमें रखा जाए, कि एक विकसित प्रदेश भारत में जहां 15 साल नीतीश कुमार ने विकास किया, वहां के लोग की स्वास्थ्य के हालात बदतर होने के चलते मर गए, तो उनको नए वाले म्यूजियम में स्थान मिलना चाहिए। बिहार के मैंने कई अस्पतालों को देखा है, शिक्षा को भी देखा है। लालू जी के समय शिक्षकों का जो स्थिति थी वो आज उससे भी बदतर हो गई। और 15 सालों के विकास की बात ये करते हैं, ये चुनाव आता है तो इन्होंने कभी अपनी बातें तो नहीं की है। 15 साल के लालू जी का डर दिखाते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? बिल्कुल गलत है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो बेसिक चीजें थी, अगर वो उसके ऊपर काम किया गया होता तो शायद इतना कुछ रेवेन्यू के रूप में आता बिहार को कि बाकी व्यवस्था भी बनती, क्योंकि मानव जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका शिक्षित होना भी सबसे जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा का जो पूरा शिक्षा के तंत्र में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है जितना कहीं नहीं है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कराएं पिछले 15 साल में कि शिक्षा में क्या हुआ है, जो पैसे गए हैं स्कूलों में उसका क्या हुआ है, तो शायद
लालू जी के भ्रष्टाचार से कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार सिर्फ एक विभाग में मिलेगा। अभी कोरोना काल में पंचायतों को 9 लाख रुपए दिए गए हैं, हम्म लेकिन जब मैंने रिपोर्टिंग की ग्राउंड में जाकर हम्म तो 9 पैसे भी खर्च नहीं दिखाई दिए हैं। हम्म तो बिहार में जितने आप तो पंचायती राज में काम किए हैं, हम्म जितने पंचायत हैं, यदि उनको 9 लाख से गुना करें तो शायद ये लालू जी के घोटाले को पार करते। 850 पंचायत है, 8,848 पंचायत। जी, उसको पूरा करें तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हैं। अब देखिए क्या है कि हर संस्था को ध्वस्त कर दिया गया और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर्स है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। और सबको मालूम है कि बिहार में सत्ता कौन चला रहा है। मंत्रियों की औकात क्या है बिहार में? मुझे तो लगता है कि बिहार के मंत्रियों को आत्महत्या करनी चाहिए जब वो कहते हैं कि सेक्रेटरी उनकी नहीं सुनते हैं। जनप्रतिनिधियों की जब कोई महत्ता नहीं रह जाए तो फिर जन या लोकप्रिय जो स्कीम्स हैं, जो जन सेवा की भावना है, वो रहेगी नहीं सिस्टम में। सिस्टम निरंकुश हो जाएगा। वो अंग्रेजों की हुकूमत वाला सिस्टम हो गया है यहाँ पे, और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है इसलिए क्योंकि मीडिया भी खरीदी हुई है। या यूँ कहा जा सकता है कि 15 साल लाठियों के दम पे और 15 साल ब्यूरोक्रेट के दम पे सरकार चली। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जो है बिहार की, वो अब अंग्रेजी सत्ता की याद दिलाने लगी है। हमें न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि देरी होती है, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी की तरह बिहेव कर रहे हैं, लोगों की नहीं सुन रहे हैं। मैं कितने मंत्रियों को जानता हूं पर्सनली जिन्होंने मुझसे कन्फेस किया है कि सेक्रेटरी उनकी नहीं सुनते हैं। वो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करते हैं और हमारी कोई औकात नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और इसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अभी पंचायती राज बिहार में एक आरएफपी निकला जिसमें अमृतलाल मीना, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और पंचायती राज दोनों के ही सेक्रेटरी हैं, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं। आप समझिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक सीनियर पदाधिकारी जिन्होंने शपथ खाई थी देश की सेवा की, मसूरी में ट्रेनिंग लिया था, उन लोगों ने एक ऐसा आरएफपी निकाला जिसमें बिहार के फर्म्स, बिहार के ऑडिटर्स ऑडिट नहीं कर पाए, जनता के पैसे का ऑडिट अच्छी तरीके से नहीं हो पाए, और टर्नओवर क्राइटेरिया 90 लाख रुपया रखा सीबीसी के नियमों के अगेंस्ट। उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। और जब ये शिकायत हम उप मुख्यमंत्री के पास लेके गए तो उन्होंने अमृतलाल मीना जी को निर्देश दिया, हम लोगों ने चिट्ठी लिखी। अमृतलाल मीना जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव खेल खेलते हुए उनकी बातों को बोला कि मैं मान लूंगा, और 2 महीने तक इस बात को दबा करके रखा, और ये चिट्ठी कल परसों में निकाली है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेशरम बेहाया हो चुकी है। जो एक आईएएस ऑफिसर एक वचन देता है मीटिंग में, वो पूरा नहीं करता है भ्रष्टाचार के चलते, तो ऐसे लोगों की इज्जत करना बेकार है। और हम जैसे बुद्धिजीवी, हमने सिर्फ यही गलती की जीवन में कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम नहीं दिए। तो क्या मुझे इस देश में संवैधानिक अधिकारों को मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए मुझे लगता है कि मैं एक अशिक्षित, गरीब, काला भारतीय हूं जिसके ऊपर घोरे अंग्रेज आईएएस ऑफिसर्स राज कर रहे हैं। मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूं आज बिहार में। डेमोक्रेसी का गला घोटा गया है बिहार में 15 सालों में। बिल्कुल घोटा गया, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जब कोई वैल्यू नहीं है तो बिल्कुल जनप्रतिनिधियों की कोई वैल्यू नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं है जी। और ये जनप्रतिनिधि खुद कह रहे हैं, मंगल पांडे जैसे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। बाकियों की बात तो छोड़िए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो वही लोग हैं ना। हाँ बिल्कुल, देखिए जिम्मेवारी प्रजातंत्र में हमेशा सामूहिक होती है। बिल्कुल हम, आप और सब जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई, हमने विरोध नहीं किया। हम अपने लालच में, अपने स्वार्थ में या किसी अन्य कारणों से भयभीत रहे, डरे हुए रहे या लालच में फंसे रहे। और वो लालच शायद जाति पाति का हो सकता है, वो लालच शायद पैसे का हो सकता है, या वो शायद भ्रष्टाचार का उपयोग करने के लिए भी हम भी स्वतंत्र रहे, इसलिए अपने शब्दों को आगे नहीं बढ़ाए, अपनी जुबान बंद रखे, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग तो आगे आए और बिल्कुल मैं उनमें से नहीं हूँ, इसलिए मैं ये बातें आपको कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बेबाक तौर पे अपनी बातें रखी।
आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, जीवन, मानव जीवन जो है वो एक सामाजिक जिम्मेदारी है। आप अकेले नहीं हैं। कोरोना अगर चीन में हुआ तो आप तक पहुंचा, तो अगर आपके पड़ोसी, आपका समाज, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, आप राज्य और राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हर प्रॉब्लम से बचे नहीं रहेंगे, वो आप तक, आपके घर में, आपके दरवाजे पे पहुंचेगी। तो चुप रहना छोड़िए और सच का साथ दीजिए और आगे बढ़ के बोलिए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर मुख्यमंत्री गोली मार सकते हैं या आपको प्रशासन का डर लगता है, तो मौत वैसे भी होगी और मौत कोरोना से भी हो सकती है। तो इतना डरना क्यों है? तो इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सभी लोग अफसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इनके चलाने वाले नेताओं पे अंकुश लगाने के लिए खुद उसमें क्यों नहीं आना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि अब आप देखिए कि राजनीति में लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। अगर राजनीति में नहीं जाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग राजनीति में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है वो विचारों और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए नहीं है, ये सिर्फ जातियों के नेता के लिए है। तो गंदगी को समाप्त करने के लिए गंदगी में उतरना तो पड़ेगा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि उतरना पड़ेगा, लोग आगे आए, और यही निवेदन और यही संदेश दिया जा सकता है कि लोग आगे आए। क्योंकि देखिए, भारत 200 साल गुलाम रहा, नहीं 800 साल पहले भी रहा, 1000 साल गुलाम रहा। बिल्कुल। अगर मैं अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने शायद 200 साल शासन किया। लोग अगर अशिक्षित थे, लेकिन संचार साधनों का अभाव था, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। आज आप लड़ाई अपनी लड़ सकते हैं। तो ये जब अंग्रेजों से 200 साल लड़ के आपने भगा दिया, तो जो ये नेतागिरी का जो यहाँ सिस्टम है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें भी परिवर्तन ला सकता है। लेकिन लोगों को आगे आना पड़ेगा, थोड़ा अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जातीय समीकरणों और स्वार्थों से ऊपर उठ के सोचना होगा। क्योंकि अभी तक तो जाति का जो प्रयोग है आप करके देख लिए 70 साल, कुछ मिला नहीं। क्योंकि 70 साल में बाकी विश्व में जो परिवर्तन हुआ है, उस तरह का परिवर्तन हमारे सामाजिक और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में हमारे नहीं हुआ है। विकास गांवों तक नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल सत्य। तो आप एक अलग प्रयोग कीजिए, पुराने प्रयोग से निकलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जनता की आंखों को खोलने का काम किया है। हमारा चैनल इसके लिए आपका आभारी रहेगा। जी, धन्यवाद रितेश। धन्यवाद।